बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं टू डायमेंशन मोशन की। टू डायमेंशन का मतलब होता है दो एक्सिस। तो हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी इंस्टेंट पे उसकी एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की पे होती है। मतलब अगर आप एक्स वाई दो प्लेन ले लें, जो नॉर्मली सिंप्लीफाइड हम प्लेन जो लेते हैं, एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा हम वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप ये भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, आप वाई एक्सिस जेड एक्सिस की भी बात कर सकते हैं। तो एक्सिस अब हमारे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमने वेक्टर चैप्टर में आपको बता दिया है कि एक्सिस कैन बी इंटरचेंज, देखिए एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी इंस्टेंट पे, वक्त के किसी भी लम्हे पर आप कह लें, उसकी दो वैल्यू होंगी, एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी। तो जो टू डायमेंशन है इसका मतलब होता है हमारे पास दो एक्सिस। ओके, और इन दो एक्सिस की हमारे चैप्टर में दो एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा आधा चैप्टर पहली एग्जांपल पे और आधा चैप्टर दूसरी एग्जांपल पे। तो टू डायमेंशन मोशन की जो पहली एग्जांपल है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो दूसरी एग्जांपल है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो केस है हमारे पास। आसानी के लिए हम इसको दो केस में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये, एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाके जमीन पर गिर जाता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखिए तो वो आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर उसकी एक्स की भी वैल्यू है, वाई की भी वैल्यू है। अगर इस एक्सिस को आप वाई एक्सिस कहते हैं और इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इट हैज एक्स वैल्यू एंड अ वाई वैल्यू। इसी तरीके किसी भी इंस्टेंट पे आप देख लें तो ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो हर लम्हे पे उसकी दो एक्सिस के अंदर दो, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज है। इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और वो ऐसे जाके कर्व बना के जाके आगे गिर जाता है, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखिए वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी एक्स और वाई दो वैल्यूज है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल को मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सर्कल की मिसाल ले लें, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल के अंदर अगर हम एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, इसको अगर हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अब मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है और मेरे पास वाई की वैल्यू भी है। किसी भी इंस्टेंट पे मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस तो नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह की कहानी चलती है। तो सर्कुलर मोशन, आधे चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और पहले हिस्से के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऐसे समझ लीजिए जिस तरह इसका नाम बता रहा है, प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को फेंक देना। तो जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, जिस तरह मार्कर है, इस मार्कर को मैं फेंक सकता हूं मुख्तलिफ तरीकों से। मिसाल देता हूं, एक तो ये कि मैं इसको ड्रॉप करूं तो सीधा नीचे चला जाएगा। तो ये तो सिंपल वाई एक्सिस की मोशन है, समझ आ रही है? दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर मैं ऐसे इसको किसी सरफेस पे रखकर इस तरीके से मूव करा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, दिस इज ओनली एक्स एक्सिस। तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स और वाई दो प्लेन में मूव करना है। तो या तो ये है कि मैं सर्टेन हाइट से इसको हिट करूं, प्रोजेक्ट करूं और ये ऐसे कर्व बनाता हुआ नीचे जाके गिरे। तो जब कर्व बनाता हुआ जाएगा तो ये आगे भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, एक्स एक्सिस में मूव करेगा और वाई एक्सिस में भी मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फुटबॉल रखी, उसको हमने किक मारी, या क्रिकेट का जो प्लेयर है वो बॉल को हिट कर रहा है, या आप किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इस बात की एग्जांपल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी लम्हे में एक्स और वाई दो एक्सिस में मूव कर रहा है। और एक खास बात यह है कि जब आपने उसको इनिशियली प्रोजेक्ट कर दिया, अब कोई और फोर्स नहीं है जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो। ये बड़ी अहम बात है जो आपने याद रखनी है। मतलब प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि अगर हम किसी हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये इनिशियली बस एक फोर्स है जो हम लगा रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम आमतौर पर इस फोर्स की बात नहीं करते, बल्कि फोर्स से एक स्टेप आगे चले जाते हैं और हम इसकी बात करते हैं कि जब हमने इसको मूव कराया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो हम अपनी डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं और उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v नॉट से हम लोग आमतौर पे लिखते हैं। तो ये ऐसे कर्व बनाता हुआ जाके जमीन पर गिर जाएगा, राइट? या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसकी खास बात यह है
कि जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल पैरेलल है। ये देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो इस मिसाल को आप ये समझ सकते हैं कि हमने एंगल 0 पे या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। ये दोनों बातें समझ में आ रही है? 0 एंगल पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हमने एंगल 0 पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि हमने एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया थीटा और इनिशियल वेलोसिटी, अभी मैंने बताया जिस चीज से प्रोजेक्ट करेंगे उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया और ये ऐसे मूव करता हुआ जाके आगे कहीं जाके ड्रॉप हो गया। ओके, ऐसे कर लेते हैं। तो ये जहां से जब हमने प्रोजेक्ट किया उसके बाद ड्यूरिंग द मोशन इस पूरे पाथ पे जब ये मूव करता रहा, कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई फोर्स इसके ऊपर मजीद नहीं लग रही। हाँ, इस पर जो चीज एक्ट कर रही है वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बॉडी मूव करती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो अहम बात है इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो मोशन है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। तो जमीन की सरफेस पर जो फ्लैट सरफेस एप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं उसके मुताबिक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन जो कि इस बॉडी के ऊपर क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, राइट। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। डेफिनेशन ये है कि अगर मैंने एक मार्कर को फेंका तो बस जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी वो v0 है, उसके बाद मजीद कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, हाँ जमीन की ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो ऐसी मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी इफ द बॉडी मूव्स दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मिसाल और है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है और वो हो सकती है रॉकेट की मोशन। तो कौन सा रॉकेट, जिसके अंदर इंजन लगा होता है, जिस तरह हमारे रॉकेट है ना जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइप मिसाइल हैं, हम बनाने में कामयाब हो गए। यहां से हम कहते हैं कि हम पड़ोसी मुल्क को मारेंगे, तो वो क्या है कि वो मिसाइल में एक इंजन लगा होता है, वो इंजन उसको मूव कराता है, वो ऊपर लेके जाता है और उसको कंटिन्यूअसली उसमें फोर्स लगा रहा होता है और वो जा रहा होता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक उसमें इंजन मौजूद और वो फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो जब तक इंजन फोर्स लगाता रहेगा और उसको मूव कराता रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से मुख्तलिफ है बाकी मोशन से, उसमें सिर्फ यही बात है कि इनिशियल वेलोसिटी थी, इसके बाद कोई चीज उस पर एक्ट नहीं करेगी। जिस तरह मैंने फेंक दिया, तो जब मैंने इनिशियली फेंक दिया तो उसके बाद तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना। ओके, ये सारी बात हमारे पास हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये जो मैंने दो तस्वीरें बनाई हैं, एक्चुअली मैं करता क्या हूं कि समझाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को इन दो तरीकों में तकसीम कर देता हूं। आप प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल को आसानी के साथ ग्रैब करने के लिए, उनके न्यूमेरिकल को आसानी के साथ समझने के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप प्रोजेक्टाइल को इन्हीं दो तरीकों से समझ लो। एक वक्त जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या बना रहा हो, एंगल बना रहा हो। एक उस वक्त जब प्रोजेक्टाइल कोई एंगल ना बना रहा हो, यानी जीरो एंगल से हम उसको क्या करें, प्रोजेक्ट करें। तो जीरो एंगल का मतलब है हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल उसको प्रोजेक्ट किया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये जो हमारे पास टाइप है जिसमें हमने जीरो एंगल के ऊपर यानी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल हमने इसको प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर बात करते हुए मैं बहुत सारी चीजें डेवलप करूंगा और वो जो बहुत सारी चीजें डेवलप करूंगा उनको मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। सो थ्योरी के लिए मैं इस चीज को आगे फॉलो कर रहा हूं। अब इससे मैं आपको मजीद आगे बातें बताऊंगा कि हो क्या है। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई है कि जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर हैज कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे। ये जो v नॉट है, इस v नॉट के दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास कहलाता है v नॉट x और एक हमारे पास कहलाता है जिसे हम कहते हैं v नॉट y। ये अच्छी तरीके से समझ लें। जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल प्रोजेक्ट किया तो सारी की सारी v नॉट किसके बराबर है, v नॉट x के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो मेरी v नॉट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, y का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट। मेरी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0। देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट जब मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। इसको अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठा लो। क्यों बिठा लो कि जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जब इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे, तो जब इस तरह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया होगा तो याद रखिएगा जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी
वो सारी की सारी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट होगी। ओके, और इस तरह जब प्रोजेक्ट किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो एक बात तो ये अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। अच्छा, इस वक्त क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है हमारे पास जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसको कहते हैं v नॉट एक्स। और ये जो कंपोनेंट है इसको मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, फ्री वेक्टर की थ्योरी। तो एंगल के सामने y कंपोनेंट होता है, चले अभी यहां लिख देते हैं, तो ये हो गया v नॉट फाई। तो चूंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वेक्टर में पढ़ लिया है कि एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, cos। तो ये बन जाएगा v नॉट cos थीटा और ये बराबर होगा v नॉट sin थीटा। तो जब आप एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, एंगल से, तो हमारे v नॉट y को v नॉट sin थीटा लिखते हैं, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। जब एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो v नॉट x को v नॉट cos थीटा लिखते हैं। जब हमारे पास एंगल जीरो होता है यानी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो v नॉट x क्या होता है, जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया होता है वो वेलोसिटी और v नॉट x दोनों एक ही चीज के दो नाम है। यानी v नॉट x और v नॉट सेम होता है और v नॉट y की वैल्यू 0 होती है। तो एक तो इन दोनों में ये कंपैरिजन आपके सामने आ गया, ठीक हो गई ये बात। एक चीज इसके अंदर हम और भी देख लेते हैं, और वो ये है कि जब इसने मूव करना शुरू किया तो ये देखिए, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है, बहुत अच्छी तरह सुन लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी की। ये लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया रिजल्टेंट वेलोसिटी का? ये वो वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, एंड द प्रोजेक्टाइल जो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मस्ट हैव कंपोनेंट। चूंकि टू डायमेंशनल मोशन है तो इट मस्ट हैव एन एक्स कंपोनेंट एंड अ वाई कंपोनेंट। सो दिस इज द x component of this velocity and this is the y component of this velocity। इसीलिए मैं इस v को मैं क्या कहता हूं, this is known as a resultant velocity। तो मुझे बताओ, अगर मुझे resultant velocity मालूम करनी है, मेरे पास x और y component है, तो मैं इस resultant velocity को कैसे लिखूंगा? याद है वेक्टर ने मैं क्या बताया था कि वो दो कंपोनेंट जो एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाते हैं, vx और vy 90 एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पे, तो उनसे रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाता है कि x कंपोनेंट पे स्क्वायर और y component पे square। So this is the method by which we will determine the value of the resultant velocity or the magnitude of the resultant velocity। So अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां जाकर प्रोजेक्टाइल ऐसे जाकर जमीन पे गिरा, तो इस ये जो velocity है, this is the resultant velocity v, then this will be the x component। थोड़ा सा आगे करके ऐसे, ये मैं जानबूझ के ऐसे करके बना रहा हूं, ठीक है। So this will be the y component of the this resultant velocity v। सो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी का x और y दो कंपोनेंट हैं। लेकिन जब मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था तो जो x कंपोनेंट था वो सारी की सारी तो इनिशियल वेलोसिटी थी, y कंपोनेंट 0 था। लेकिन जब वो मोशन स्टार्ट किया तो x और y दोनों कंपोनेंट बढ़ रहे हैं। वेलोसिटी कितनी है वो हमेशा इस फार्मूले से मालूम करोगे। यही स्टोरी यहां पर भी चलेगी। देखो फर्स्ट करो, इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी v which has an x component vx and a y component vy। so ये v हमेशा कैसे मालूम होगा, अंडर रूट लगाएंगे x कंपोनेंट पे स्क्वायर और y कंपोनेंट पे स्क्वायर, सेम स्टोरी। ओके, अब जब ये यहां जाके जमीन पे टकरा रहा है, किस वेलोसिटी टकरा रहा है, v वेलोसिटी से, और इसका जो x कंपोनेंट है उसे vx का, जो y कंपोनेंट है उसे vy का, ये v हम इसी तरीके से ही मालूम करेंगे। ओके, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसी फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, हमेशा मालूम करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। चूंकि हम एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपसे उस तरीके से नहीं पढ़ा जैसे इंटरमीडिएट में हम प्रोजेक्टाइल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं इस जंप लगा के आगे जा रहा हूं, कुछ चीजों के लिए जंप लगा के वापस पीछे आऊंगा, फिर बताऊंगा। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करूंगा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के हवाले से, बी केयरफुल। अच्छा, अब इसको मिटाकर हम जरा इसको दोबारा से तस्वीर बनाते हैं और मजीद बातें करते हैं। देखिए जनाब, ये एक हाइट है हमारे पास, इस हाइट को यहां से यहां तक की हाइट को आप h कह लीजिए हाइट को, या इस वैल्यू को y कह लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट किया, और अभी हमने बात की है कि ये सारी की सारी वेलोसिटी इनिशियल का कौन सा कंपोनेंट होगी, x कंपोनेंट के बराबर होगी। और इस कंडीशन में इनिशियल का जो y कंपोनेंट है वो सारा का सारा किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। और जब हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, तो हम कहते हैं कि जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 0 है। तो ये इस तरीके से कर्व में मूव करके आके यहां पे जमीन पे टकराएगा। तो जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया और जहां जाके ये गिरा,
इस सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं इस केस के लिए, और इस पूरे वर्टिकल डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल हमसे कुछ एजम्पशंस के ऊपर बात करता है, कुछ एजम्पशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो सबसे पहले हम उन एजम्पशंस की हम आपसे बात करते हैं। जो सबसे पहली एजम्पशन है, एजम्पशन सबसे पहली जो एजम्पशन है वो हमसे ये कहती है कि नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस को हम नहीं मानते। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सो बी केयरफुल। एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, हमें ऐसा लग रहा है कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल जब यहां पर है तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये उसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी है, x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रोजेक्टाइल आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रोजेक्टाइल दो एक्सिस से मूव कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये दोनों एक्सिस यानी x एक्सिस और ये जो y एक्सिस है, ये ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे से हर दम जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, x एक्सिस की मोशन और y एक्सिस की मोशन टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये मेरा जुमला बहुत अहम है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लो। कहीं किसी एमसीक्यू में अगर वो आपसे कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो एक्सिस में मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। नो, y एक्सिस की मोशन का x एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं, ये दोनों एक्सिस की मोशन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अभी मैं एक्सपेरिमेंटली भी आपको प्रूफ करा दूंगा, बट कीप इन योर माइंड, ओके। तो इस x वेलोसिटी का इस y वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस y वेलोसिटी को छोड़े, सबसे पहले हम नो हॉरिजॉन्टल, नो एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब फर्ज करो ये जो y वेलोसिटी है, ये इसको कहां लेकर आएगा? नीचे लेकर आएगा। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है या कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन होती है जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। क्या ख्याल है? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, ये जो वर्टिकल v y का मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो y एक्सिस में, जो y एक्सिस की वेलोसिटी है, ये हर लम्हे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है। तो मैं इसको a y कर देता हूं। आज y का मतलब क्या है? a का मतलब एक्सेलरेशन, y का मतलब है वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी अपने आप को तब्दील कर रही है। बट व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कर रही है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जा सकती है। क्या कह रहे हैं? अब जब ये इस डायरेक्शन में लेके जा रही है vx, और मैं कह रहा हूं किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, अब मैं चल रहा हूं और सामने से कोई हवा नहीं आ रही या कोई एयर नहीं है, तो क्या मेरी मोशन को कोई चीज रोकने वाली है? क्या कोई फोर्स है जो मेरी मोशन को रोक सकती है? The answer is no. There will be no force which can affect this velocity. If there is no force, कोई फोर्स नहीं है इस वेलोसिटी पे इफेक्ट करने वाली, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमसे क्या बोला था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, जिसे मैंने कहा था बैलेंस फोर्सेज है, याद है मेरी बात? तो अंडर द एक्शन ऑफ द बैलेंस फोर्सेज कोई बॉडी हमेशा अपनी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको कंटिन्यू करती है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस वेलोसिटी पे एक्ट नहीं, अनबैलेंस फोर्स कह लो, कोई अनबैलेंस फोर्स इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे एक्ट नहीं कर रही। तो ये जो मेरी vx है, इट बिकम कांस्टेंट। मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये वजह समझ में आ गई? अभी आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे चैट में लिखा है कि ये vx क्यों कांस्टेंट है, मैंने उसका रीजन समझा दिया। इसका रीजन क्या है? assumption, no air resistance. So no air resistance means के horizontal motion, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि horizontal and vertical velocity एक दूसरे से independent है। ये लफ्ज सुन लो, horizontal and vertical motion are independent from each other. So
वर्टिकल मोशन में जब भी कुछ चीज ऊपर या नीचे हो एक्सेलरेशन होती है, बट हॉरिजॉन्टल में चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई चीज उसको रोकने वाली नहीं है, कोई अनबैलेंस फोर्स मौजूद नहीं है। अब जब कोई अनबैलेंस फोर्स मौजूद नहीं है तो मेरी Vx हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ आ रही है? ये Vx क्या होगी, अगर ये Vx कांस्टेंट है तो Vx कांस्टेंट होने का मतलब है एक बार जो भी इनिशियल का x बन गया, ये मतलब है ना, इनिशियल का x जो भी बन गया अब वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर तो मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज remains constant throughout प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जो भी इनिशियल का x कंपोनेंट बन गया वो अब हमेशा vx के बराबर होगा। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वही होगा जो v नॉट इनिशियल का हॉरिजॉन्टल है। इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये कभी तब्दील नहीं होगा। तो vx v नॉट x, यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये vx से बराबर है v नॉट x। हाँ vy चेंज होता रहेगा, vy चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। ये बात समझ में आ गई, आसान सी बात है। ये रिजल्ट भी अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे ज़हन में रहेगा, ये रिजल्ट हमारे पास वैलिड है। और जब हमारे पास एंगल आ जाए तो फिर ये जो Vx है जो कि V नॉट x से बराबर है, तो V नॉट x क्या होता है, ये बराबर होता है V नॉट cos थीटा। तो जब आप एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो Vx V नॉट x के ही बराबर होगा और V नॉट x को हम मजीद क्या लिख सकते हैं, V नॉट cos थीटा लिख सकते हैं, राइट, जब एंगल की बात हो रही होगी। तो ये रिजल्ट बहुत अहम है, ये बात बहुत अहम हो गई, ये वजह हमें समझ में आ गई। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये ना हमें लेकर जाता है बहुत ही अहम रिजल्ट की तरफ, और वो अहम रिजल्ट हमारे न्यूमेरिकल में हमारी बहुत हेल्प करता है। और वो रिजल्ट क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर, मतलब दे लुक्स लाइक दे आर वन, बट इन डेप्थ हमें नजर आता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दूसरे से अलग है। ये बात समझ आ रही है? वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन मौजूद है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर जंप कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करें और वो यूं चलता हुआ आके जमीन पर गिरे, और से देखो यूं आके ये गिरा, कितने टाइम में यहां से नीचे आके गिरा, यहां से जब फेंका तो यहां आके गिरा, कितना टाइम लिया, इसको मैं कह देता हूं दिस इज टाइम। किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, टी फॉर टाइम। ये टाइम बराबर होगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर दूं वो सीधा जमीन पे आके गिर जाए, जितने टाइम में ये इस कर्व पे मूव करता हुआ यहां जाके गिरा है, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये यहां से आके यहां पे गिरेगा। और ये जो टाइम है यहां से यहां का, ये बिल्कुल ऐसा ही टाइम है जिस तरह इस मार्कर को मैं छोड़ दूं और नीचे आ रहा है। कौन सी मोशन है, फ्री फॉल। सो दिस प्रोजेक्टाइल टाइम इज इक्वल्स टू फ्री फॉल। तो जब हमसे वो किसी न्यूमेरिकल में कहे हॉरिजॉन्टली, ये याद रखिएगा, ये सारा केस हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब हमारा एंगल कितना है, 0, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कितना टाइम में ये यहां के जमीन पर टकराया, कोई जरूरत नहीं निकालने की, डायरेक्ट यहां से यहां आने का टाइम कैलकुलेट कर लो। ये दोनों टाइम बराबर है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्यों ये टाइम यहां से यहां और यहां से आकर सेम है, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो वेलोसिटी है इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट से दिखा दूंगा। अच्छा, ये जो मेरे सामने एक बात आई है कि जो भी वेलोसिटी का एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इससे एक और बहुत अहम रिजल्ट हमारे पास आता है, मैं उस रिजल्ट को आपसे डिस्कस करता हूँ। वो क्या है, देखिए, चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं और वो इस डायरेक्शन में
प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जमीन पे गिरता है और मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना टाइम लिया इस प्रोजेक्टाइल मोशन को करने का, तो याद रखिएगा ये टाइम, और यहां से मैं इसको फ्री फॉल यानी छोड़ दूं और ये स्ट्रेट नीचे आके गिर जाए, यानी अगर मैं इसको यहां से फ्री फॉल कराता और ये इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे आ रहा होता और ग्राउंड पे आके गिरता, तो याद रखिएगा जितना टाइम ये इस प्रोजेक्टाइल इस कर्व की डायरेक्शन में लेगा, एग्जैक्टली इतना ही टाइम ये यहां से यहां आने में रहेगा। There's a little device here that will shoot a projectile. A little spring here. I'm going to compress the spring. And when I do that, I can put a projectile here and watch this gang. A little spring gun. And out it goes. No surprise. But I've got another ball that I can put on the end here like this. And when I go like this, it falls essentially straight down. A little bit out, okay? But kind of downish. This one goes outish. Now I'm going to do them both at the same time. When I do them both at the same time, you guys got to figure out, hey, which one going to hit the ground first? The one that just dropped down or the one that goes out? A lot of people think, oh, the one that's fired out is going to be in the air for a longer time. You know why? Because gravity going to start to pull it and say, oh, I didn't know you were moving. Go ahead. And gravity not going to pull so hard. What do you guys think? Let's try it. I tell you what. If you hear this, all A's. All A's. For this course, all A's. Registrar say, Hewitt, my God, Hewitt, you got all A's in your class. I say, I had a sharp class, honey. I had a sharp class, all right? All A's. But if you hear this, then you got to do your homework, and okay? Here we go again. Here we go. This next moment may be very important for a lot of you who have your everything riding in your grade. All right, here we go. Here we go. Listen. What'd you hear? How many heard this? Wishful thinking. We'll do it one more time in slow motion. All right? Now you can get a better look this time. Slow motion. Here we go. All right? Same time, gang? Yeah. Gravity doesn't take a holiday on an object just because it's moving. आप स्कैट बोर्ड की मिसाल देख सकते हैं। वो जो स्कैट बोर्ड होता है वो क्या करता है कि आपको मैं उसकी डायग्राम बना के बताता हूँ कि वो एक शख्स होता है, वो क्या करता है कि जैसे ही मूव कर रहा होता है तो वो एक जंप लगाता है, वो जंप लगा के यहाँ से यहाँ पर आता है और उसका जो वो शख्स खुद हवा में आ रहा होता है, जबकि उसका जो स्कैट बोर्ड होता है जिस बोर्ड पे वो होता है वो उसको छोड़ चुका होता है, वो बोर्ड इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा होता है। तो जैसे ही वो स्कैट बोर्डर जो है वो बंदा इस जगह पे पहुंचता है तो उसका बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद होता है, वो खुद हवा में से उड़ता हुआ कर्व में यहां से आया, जबकि उसका बोर्ड इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आया। To study projectile motion, a small cart which travels at a constant horizontal velocity along a metal track will be used. Attached to the cart is a spring-loaded cannon, which, when the cart passes over a particular location on the track, propels a small ball vertically into the air. The combination of the horizontal motion of the cart and the vertical motion of the ball can be used to examine two-dimensional motion. Once it is launched into the air, the ball does not fall behind, but instead is caught by the moving cart. We see that at each point of its trajectory, the ball remains directly above the barrel of the moving cannon. Even though it is no longer in contact with the cart, the ball's inertia causes it to maintain a constant horizontal velocity which is identical to that of the cart. No matter how fast or slow the cart is traveling, the projected ball always remains centered over the cannon. This interesting result reveals an important characteristic of projectile motion. Neglecting air resistance,
a projectile will always have a constant horizontal velocity component. Unlike the horizontal component, the vertical velocity component is constantly changing due to gravitational acceleration. The combination of the constant horizontal and changing vertical components causes the ball to trace out a parabolic-shaped trajectory. Having considered the case where the cart's velocity is constant, let's look to see if the ball will be caught when the cart is not moving at constant velocity. One end of the track is raised, and the cart is allowed to accelerate down the angled runway. In this case, will the ball land back in the cannon? The ball does land in the cannon. Even though gravity causes the cart to accelerate down the track, gravity also acts on the ball to an equal degree. An analysis of the horizontal and vertical components of motion reveals that for any launch velocity and any incline angle less than 90 degrees, the ball will always be caught by the cart. तो यही चीज बेसिकली यहां पर है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो जितना टाइम इस कर्व की मोशन में करते हुए यहां आने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम फ्री फॉल में लगेगा। तो ये जो बात है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत अहम बात है। मेरे किसी भी न्यूमेरिकल में जब मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन किसी हाइट से स्टार्ट हो रही होगी, हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, तो इस कर्व की डायरेक्शन में कितना टाइम लेगा मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली फ्री फॉल का टाइम यहां से नीचे आने का टाइम कैलकुलेट करूंगा। तो मैं इसको जो है ना एक इक्वेशन बनाकर यहां पर आपको लिख देता हूं ताकि मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो टाइम जो कि किस में लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर लगेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, उस टाइम के इक्वल होगा जो कि वो बॉडी फ्री फॉल की सूरत में कर सकती थी। एग्रीड, ये अहम बात है। अगर ये बात ठीक है तो ये जो फ्री फॉल का टाइम है ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी ये कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से, देखिएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्ट्रेट नीचे आ रहा है तो वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, उस हाइट को मैं लिख देता हूं h, राइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं vi कितना है, मेरे पास 0 है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो a किसके इक्वल होता है, g के इक्वल होता है। एग्रीड। तो अब मुझे बताइए, और मुझे क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है फ्री फॉल का। तो vi मेरे पास है, ये जो h है ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो a किसके इक्वल है, g के इक्वल है। तो टाइम, इन चार चीजों को vi, s, a और t, इनको देख के जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद आनी चाहिए वो है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आपके पास बनती है s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर। एग्रीड। तो s किसके बराबर है, जो उसने हाइट कवर की है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, g की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, t स्क्वायर है। क्लियर है, ये तो पूरा हो जाएगा 0 मेरे पास। तो ये h मेरे पास इक्वल हुआ 9.8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4.9 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास, t स्क्वायर। तो ये 4.9 इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके चला जाऊं तो ये h से डिवाइड हो जाएगा मेरे पास 4.9, तो इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि मैंने डायरेक्टली टाइम मालूम करने का तरीका ये है कि मैं हमेशा हाइट को किससे डिवाइड करूंगा, 4.9 से। तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा जो भी उसने कर्व की डायरेक्शन में किया होगा, ठीक है। इससे मैंने ये निकाल लिया। तो हाइट को किससे डिवाइड करूंगा, 4.9 से, और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा। तो ये बात मैं आपको दोबारा यहां पे बताना चाह रहा हूं कि इस कर्व के रास्ते में आते हुए कितना टाइम लगा, ये टाइम और स्ट्रेट फ्री फॉल के आने का टाइम दोनों सेम है। तो मैं इस कर्व का टाइम कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इस फ्री फॉल का टाइम कैलकुलेट करूंगा। और वो टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा, कितनी हाइट से वो आ रहा है, उस हाइट को मैं डायरेक्टली 4.9 से डिवाइड करके रूट कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास टाइम आ जाएगा। ये मैं न्यूमेरिकल के अंदर बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस को लिखने जा रहे हैं। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, देखिए मैं लिखना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा और मैं लिखना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा। ये दो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मैंने एजम्पशन अभी आपको बताई थी कि एयर रेजिस्टेंस 0 यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होती है वो मैंने आपको बताया एजम्पशन से, किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर। और यहां हम एक माइनस लगा देते हैं। ये बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जो वर्टिकल मोशन है प्रोजेक्टाइल की, उसमें जब कोई बॉडी मूव करती है तो g की वैल्यू नेगेटिव क्यों लगाते हैं। इस नेगेटिव का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ लें कि मैंने अभी आपको समझाया था कि एक हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर लें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपके पास, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपके पास, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये यहां से ऊपर जो है ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो आपकी मोशन जो है वो नेगेटिव, यूं ऑब्जेक्ट नीचे आके जमीन पे गिरा था तो जो हमारी मोशन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में हो रही है। तो ये जो नेगेटिव साइन है इस वजह से यहां पर ये पुट किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो साइन होता है वो हमारे पास नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, अगली बात जो हमारे पास है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक बार जो भी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट बन गया उसके बराबर होगी। इसके बाद हमारे पास है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ये हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब फिर उसी तरीके से है कि मैंने क्या किया था कि ये मेरे पास एक हाइट थी, उस हाइट से ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह जाके जमीन पे जाके टकरा गया, ठीक है, ये हमने किया था। तो जहां से हमने इसको फेंका, जहां जाके वो गिरा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कहलाता है x, और यहां से जो इसने नीचे वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है इसको हम कहते हैं y। एग्रीड। तो ये x की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं कि x कितना है। तो मुझे बताइए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो x का फॉर्मूला क्या होता है। हमने ये पढ़ रखा है कि s इज इक्वल टू vt होता है। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आज मेरे पास भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने s की जगह पे x लिख दिया, वेलोसिटी की जगह पे मैंने v नॉट x लिख दिया जो कि कांस्टेंट रहती है, और टाइम को t लिखा। तो यहां से ये इक्वेशन मेरे पास आई है, s इज इक्वल टू vt से। एग्जैक्टली यही इक्वेशन को हमने प्रोजेक्टाइल में इस शक्ल में लिख दिया जहां हम डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्रीड। इसी तरीके से जब मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखी है तो मैं वर्टिकल वेलोसिटी vy लिखना चाहता हूं कि vy की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको भी मैं आपको इस इक्वेशन से समझा देता हूं कि हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है कि vf किसके इक्वल होता है, vi प्लस a t के, ठीक है। और अगर फ्री फॉल हो तो a को क्या लिख देते हैं, g लिख देते हैं। तो vf का मतलब है फाइनल। अब वर्टिकल की फाइनल को vi का मतलब है इनिशियल। अब वर्टिकल की इनिशियल को इनिशियल का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इनिशियल का मतलब वी नॉट और वर्टिकल का मतलब है y से लिखूंगा मैं इसको, और प्लस g की जगह आपको पता है g माइनस में होता है तो माइनस g और t। तो वी वाई की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होगी, वी नॉट वाई माइनस जी टी के। तो ये वी वाई बराबर है वी नॉट वाई माइनस जी टी के। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गई होगी। फिर हमें मालूम करना है वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होगा। इसके लिए भी जो हेल्पिंग इक्वेशन है मैं आपको बता सकता हूं, वो हमारे पास है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मालूम है। तो s का मतलब है डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है y, तो s की जगह पे y लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट, और चूंकि हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो v नॉट y, और टाइम को टाइम रहने दें, प्लस की जगह पर आप लिखिए माइनस, क्योंकि g माइनस में है तो माइनस हाफ और साथ में g और टाइम उसी तरीके से टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की ये क्वेश्चन बहुत अहम है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसको हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको भी हम न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये दो जो इक्वेशंस हैं ये डेरिवेशन के लिए हैं, बट ये दो इक्वेशन मैं न्यूमेरिकल में यूज़ करूँगा। और तीसरी जो मैं सबसे अहम जो चीज़ मैंने इक्वेशन न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करनी है वो टाइम की इक्वेशन है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि टाइम में किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि जब भी मुझे टाइम कैलकुलेट करना होगा मैं स्क्वायर रूट लगा के जो भी हाइट होगी उसको मैं 4.9 से डिवाइड करके और स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस आज हम करने जा रहे हैं। तो ये जो डेरिवेशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास और ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है। इस डायग्राम को समझ लें, जो कि मैं पहले भी एक बार आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस डायग्राम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की, देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ज़मीन की सरफेस के ऊपर और उसे हम एक एंगल से यानी थीटा से इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव करता हुआ जाएगा, तो एक कर्व पाथ बनाता हुआ जाके जमीन पे गिर जाएगा। जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, जहां जाके इसने लैंड किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये हमारे पास कहलाता है रेंज, और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचा है उस मैक्सिमम हाइट को हम एच से मार्क करते हैं और इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, राइट। अच्छा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें मालूम है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने इस इनिशियल वेलोसिटी v0 को एक बार फिर यहां पर बनाया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चूंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो इनिशियल का x यानी v0 x कहलाएगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो इनिशियल का y कंपोनेंट कहलाएगा। अब इनकी वैल्यूज को भी लिखना भी बहुत आसान है, हमें वेक्टर से ये बातें मालूम है कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये एंगल थीटा है और ये इनिशियल v0 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है, v0 cos थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा v0 x की वैल्यू, जो कि आपको याद रखनी है। इसी तरीके से v0 y है, ये हमारे पास हो जाएगी v0 sin थीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास v0 sin थीटा है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास v0 cos थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट है ये कहां पर बन रहे हैं, ये कंपोनेंट यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ना। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है जिसको मैंने कहा है v0 x, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है जिसको मैंने क्या बोला है, v0 y। ये है मेरे पास v0 y। अलहदा से मैंने इसको डायग्राम में यहाँ पे बना के आपको समझा दिया। अच्छा, जब मूवमेंट शुरू होगी बॉडी की तो उसमें फिर क्या होगा कि जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे भी जा रहा है। देखिए यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर चला गया, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, vx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, vy से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जब ये मजीद मूव करके आगे गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टिल हमारे पास क्या रहेगा, vx से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, vy कहेंगे। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी हमारे पास vx कहलाएगी, जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, पहले चूंकि ये ऊपर जा रहा था तो vy जो था मैंने उसके एरोज अपसाइड बनाए थे, सही है। अब चूंकि ये मैक्सिमम हाइट के बाद डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया तो वर्टिकल वेलोसिटी के एरोज मैंने डाउनवर्ड बनाए, यानी अभी नीचे आना शुरू हो रहा है। तो ये स्टिल मेरे पास vx है और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम मेरे पास vy है। मेरे ख्याल आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट के बारे में मैं आपको एक बार बताता जाऊं कि देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक बार जो भी बन जाती है कभी भी चेंज नहीं होती, अलबत्ता वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी vy वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी बात है, जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो मैक्सिमम हाइट आएगी ना। अगर वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास जीरो ना हो तो ये मैक्सिमम हाइट आपके पास कैसे आ सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आपकी वेलोसिटी है v, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेलोसिटी के x कंपोनेंट में तब्दील हो जाएगी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये कंडीशन है मैक्सिमम हाइट पे। कहीं भी न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में मैं इसी को कंडीशन को यूज करूंगा कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यानी vy कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और सारी की सारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहती है। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बार फिर इसमें भी बता दूं, देखिए जब ये मूव करना शुरू करता है तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v। इनिशियल को तो v0 कहते हैं, उसके बाद जो वेलोसिटी होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी v का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास vy होता है। तो इसी v को मैंने यहां पे बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy। देखिए किसी भी डायग्राम से vx और vy मैंने यहां बनाया हुआ है। तो ये vx क्या होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बार जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाए वो कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी शेयर किए थे उस वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये vx किसके बराबर है, तो क्लास ये जो vx है और ये जो v0x है ये दोनों एक ही बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो vx है किसके बराबर होगा, v0x के बराबर होगा, और v0x किसके बराबर होता है, v0 cos थीटा के। तो ये अंडरस्टूड किस्म की बात है हमारे पास इसके अंदर,
ठीक है, ये मेरे ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अब हम बिल्कुल रेडी हैं इसकी डेरिवेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट की है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन स्टार्ट करें। इस डेरिवेशन को देखें हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के बारे में तीन इक्वेशंस आपको समझाई थी और लिखवाई थी। तो मुझे अगर आप बताइए, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट का ताल्लुक वर्टिकल मोशन के साथ होता है या हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ होता है? हाइट का ताल्लुक। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे हाइट का ताल्लुक वर्टिकल मोशन के साथ है। तो वर्टिकल मोशन में हाइट कौन बता रहा है? देखें, ये एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। इसका मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस हाइट के लिए मुझे इस इक्वेशन को यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं इस इक्वेशन को क्यों यूज कर रहा हूं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाइट का ताल्लुक वर्टिकल मोशन के साथ है, तो मैं वर्टिकल मोशन में उस इक्वेशन की तरफ जाऊंगा जो हाइट बताए। तो वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इसी इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मेरा ख्याल ये समझ में आ रही होगी आपको। तो हम ये कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं y को किससे? h से, ठीक है, क्योंकि हम हाइट को h कह रहे हैं। तो मैंने इसको लिख दिया h इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आसान किस्म की बात हो गई आपके लिए। अच्छा, अब इस इक्वेशन को जो है ना, मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आपको डायग्राम में दोबारा से दिखाऊं, जो डायग्राम हमने बनाई थी, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो मुझे बताइए, अगर मैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो टाइम है वो मैं कौन सा लूंगा? मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम लूंगा। तो इस इक्वेशन में, ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो t है, ये वाला t और ये वाला t, दोनों t, ये t कौन सा टाइम है? इस t को मैं कहूंगा दिस इज द टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट। हियर t इज द टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट, राइट। अब ये मुझे टाइम मालूम करना है कि ये टाइम कितना होगा, कितने टाइम में मेरा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो मुझे बताइए कि जो वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस हैं, ये देखिए, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इसमें अब मुझे टाइम कौन बताएगा? ये इक्वेशन तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। किसके लिए मैं यूज कर चुका हूं? डिस्टेंस के लिए, वर्टिकल हाइट के लिए मैंने, ठीक है। तो अब टाइम, इसमें जो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है, इसमें तो टाइम है नहीं। तो जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, इसमें आपको टाइम नजर आ रहा होगा। इसका मतलब अब ये इक्वेशन है मेरे पास, जिसको मैं यूज करूंगा किसके लिए? टाइम के लिए। तो मैं अब इस इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एज वी नो, हम ये बात जानते हैं कि वी वाई किसके इक्वल है हमारे पास? वी नॉट वाई माइनस जी टी के। आसान किस्म की बात है। अब मुझे बताइएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब डायग्राम एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे चले जाता है तो उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये कंडीशन होती है, ये शर्त होती है अगर बॉडी कहां पर है? मैक्सिमम हाइट पर मौजूद है। तो मैं अब अपनी इक्वेशन में जहां पर भी वी वाई है वहां क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे हियर मैंने लिखा कि हमारे पास वी वाई किसके इक्वल है? 0 के। मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आसान किस्म की बात है। तो इसी वी वाई को 0 को यहां पुट कर दीजिए। तो इसको जब हम यहां पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। मेरा ख्याल है आसानी से समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए माइनस जी टी, ये जी टी यहां पर माइनस है, इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो जी टी जो इक्वेशन की सिर्फ माइनस था वहां जाकर प्लस हो गया, तो जी टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई मेरे पास आ गया। क्योंकि मुझे टाइम चाहिए तो जी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज टी इज वी नॉट वाई अपॉन जी, ये मेरे पास टाइम आ गया। अच्छा, अब मैं ये जानता हूं ये कौन सा टाइम है? टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट है। ये जो वी नॉट वाई है, इट कैन बी फर्दर रिटन एज वी नॉट साइन थीटा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास? जी। तो इसका मतलब है जहां कहीं टाइम है वहां मैं ये पुट कर सकता हूं। सो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों जगह पे जहां पे टाइम है वहां पे मैं टी की ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू, ठीक है, वी नॉट वाई है तो वी नॉट वाई को भी एक्सपेंड कर दीजिए, किसके बराबर है? वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी है, और टी की वैल्यू मेरे पास क्या है? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। एग्रीड।
फिर है माइनस हाफ, तो आप लिखिए माइनस हाफ, और उसके बाद अगर जी लिखा हुआ है तो आप जी लिख दीजिए। उसके बाद टी लिखा हुआ है तो टी की वैल्यू आपके पास क्या है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इस टी के ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जानते हैं, ये देखिए वी नॉट और ये वी नॉट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दिस बिकम वी नॉट स्क्वायर। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, जी हमारे पास, तो माइनस हाफ और जी एज इट इज लिख दीजिए। ये स्क्वायर आप वी नॉट के ऊपर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम वी नॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर साइन पे आएगा तो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर को डिनोमिनेटर में जी पे अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक जी से ये जी कैंसिल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में एच हमारे पास हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या चल रहा है, जी, और माइनस 1 अपॉन 2, एग्रीड। और यहां पर भी है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी, यहां पर भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो मेरे पास एच जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपने कॉमन ले लिया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसको आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बचा, इज इक्वल टू, यहां से तो ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, इधर आया 1 माइनस, यहां से भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आप कॉमन ले चुके हैं तो यहां पे 1 अपॉन 2 आपके पास बचा तो इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन 2, ठीक है। एक में से आधा निकालें तो आधा बचता है, या इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 1 माइनस 1 अपॉन 2 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो मेरे पास आ चुका था h इक्वल्स था मेरे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और 1 माइनस 1 अपॉन 2 पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास मौजूद था। तो अगर 1 में से आप 1 अपॉन 2 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आता है 1 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख सकता हूं कि देखिए ये जो 2 है ना ये डिवाइड में, तो मैं इस 2 को यहां शुरू में लिख दूं 1 अपॉन 2 करके, सही है। और मेरे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये मेरी डेरिवेशन हो चुकी है, लेकिन आपने देखा होगा इसको लिखने का एक तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हम उस तरीके से लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, सही है। वी नॉट स्क्वायर लिखा और 2 और g को एक साथ लिख दिया और साथ में हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। सो क्लास दिस इज द डेरिवेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्स हाइट। ये मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन है, मेरा ख्याल इंतहाई आसान है, आपके लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये देखिए हमने इस डायग्राम में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जहां से आप अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और जहां जाके वो लैंड करता है, जहां जाके वो गिरता है, ये सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताइए ये जो आर है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन को हम यूज करेंगे ना। तो ये देखिए दोबारा से इस पे आ जाते हैं, तो मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन बता रहा है, ये तो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस बता रही है वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इस r को रिप्लेस कर दूंगा किससे, x से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने अपनी इक्वेशन के अंदर यही काम किया, देखिए यहां पर कि मैंने क्या किया, मैंने x को लिखा है कि x से बराबर है वी नॉट एक्स टी। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहां पर अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को r कहना है तो मैं इस x की जगह को रिप्लेस कर दूंगा किससे, r से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये टाइम हमारे पास क्या होगा, इस डायग्राम को दोबारा आप देख लीजिए। देखिए इस डायग्राम के अंदर जो बात है वो ये है कि अगर मैं रेंज को ड्राइव करने जा रहा हूं तो जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया, जहां जाके वो गिरा, ये पूरा टाइम भी तो मुझे चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया और ये मैक्सिमम हाइट तक गया, जिसको मैंने अभी पिछली डेरिवेशन में कहा था टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट, तो जितना टाइम ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में रहेगा, याद रखिएगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम था उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास नीचे आने का टाइम आ जाएगा। एग्रीड। तो जो टोटल टाइम है मेरे पास रेंज के लिए वो क्या होगा, टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस टाइम को मैंने कैपिटल टी लिख दिया। अच्छा, कैपिटल टी इसलिए लिखा है कि स्मॉल टी से मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसको रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल टी से मैंने रिप्रेजेंट किया था उस टाइम को जिस टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक गया था। तो पूरे टाइम को मैंने जरा किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए तो उसके लिए मैंने कैपिटल टी ले लिया, सही है। तो मैं इस स्मॉल टी को, जो कि बेसिकली क्या है,
पूरी फ्लाइट का टाइम है, पूरी रेंज का टाइम है, उसको मैंने कैपिटल टी से मार्क कर दिया और मैंने यहां पे बता दिया कि दिस टी इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल उड़ता रहा, हवा में रहा। जब आपने ऐसे थ्रो किया था तो उसने फ्लाइट शुरू कर दी थी और जब तक वो यहां जमीन पर नहीं गिरा तो वो फ्लाइट कर रहा था। दैट इज वाई दिस कंप्लीट टाइम इज नोन एज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एग्रीड? तो अब हम इस इक्वेशन को मजीद ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जिस तरीके से अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो इसका मतलब है अब ये हो जाएगा r इज इक्वल टू v नॉट एक्स टी, नेम इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मुझे कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए कि कैपिटल टी है क्या। तो जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कैपिटल टी क्या है, वो जितना टाइम हमने मैक्सिमम हाइट तक जाने में लिया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें प्रूव करना बहुत आसान हो गया। 2 और मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ ड्राइव किया हुआ है और वो है v नॉट y अपॉन g, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2 और v नॉट y कैन बी रिटन एज v नॉट साइन थीटा अपॉन g। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। सो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास? अब कहानी कुछ इस किस्म की हो जाएगी कि ये जो कैपिटल R है मेरे पास, ये हो जाएगा v नॉट x और ये हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। तो r इज इक्वल टू v नॉट x के बराबर है, दिस इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। अभी हमने जब इसके वेक्टर कंपोनेंट बनाए तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू v नॉट साइन थीटा अपॉन g। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। तो r इज इक्वल टू, तो v नॉट को v नॉट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम v नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा नोट कीजिएगा क्या क्या चीजें मौजूद है। अब जो मौजूद है वो है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। सो मैं इसको एक खास तरीके से लिख रहा हूं, एक पैरेंथेसिस के अंदर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं इनक्लोज कर रहा हूं। एग्रीड? और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास g है वो यहां पे डिनोमिनेटर में g लिख रहा हूं। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्यों किया? इस तरीके से इसलिए किया है कि क्लास 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, जहां कहीं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो वहां हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो मैं यही करने वाला हूं इस इक्वेशन के अंदर कि r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g और इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, साइन 2 थीटा। नाउ दिस इज द डेरिवेशन for the projectile to cover the range. This derivation is known as the range for the projectile motion. Agree? मैक्सिमम रेंज की मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है। याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज का मतलब यह है कि अगर मैं आर्मी की आर्टिलरी की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि आर्मी का जो आर्टिलरी की जो गन्स होती हैं वो हर गोले को एक ही वेलोसिटी से फायर करती हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि किसी मोटर शेल को वो है ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेगा और किसी मोटर शेल को वो कम वेलोसिटी से फेंकेगा, नहीं, वो हर मोटर शेल को सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो जो मेरी रेंज की इक्वेशन है, इसको अगर मैं आर्टिलरी गन्स के लिए बात कर रहा हूं तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि अब जो चीज उस रेंज को चेंज कर सकती है वो हमारे पास क्या है, वो जिस ये एंगल है, क्योंकि जो g है वो 9.8 कांस्टेंट है, v नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुका है। तो सिर्फ क्या चीज है जो उस रेंज को चेंज कर सकती है, वो एंगल है। तो जो आर्मी का आर्टिलरी वाले होते हैं वो अपने जिन शेल्स को उन्होंने दूर फेंकना होता है उसके लिए डिफरेंट एंगल और जिनको करीब फेंकना होता है उनके लिए डिफरेंट एंगल को वो बनाते हैं और उस तरीके से फायर करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर रेंज को मैं मैक्सिमम कर दूं तो ये एंगल कितना होगा। तो देखिए, बड़ी आसान किस्म की बात है, जो साइन 2 थीटा है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है रेंज, यानी v नॉट भी फिक्स हो चुका है, g भी तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स है। तो इस रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल पे। तो एंगल किसके साथ लिखा हुआ है, साइन के साथ लिखा हुआ है ना। तो साइन की अगर वैल्यू मैक्सिमम होगी फंक्शन की तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, तो साइन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एंगल मालूम करना है तो 2 थीटा को यहीं पर रहने दीजिए और इस साइन को वहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? और 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री होता है। तो चूंकि मुझे थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, 2 को वहां डिवाइड कर दीजिए, 90 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी शेल को अगर आप 45 डिग्री के ऊपर फायर करते हैं तो वो मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रेंज है उसका जो मैक्सिमम फॉर्मूला मेरे पास बन गया। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है,
वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो मैंने यहां पे लिखा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। एग्रीड क्लास? और जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू तो मैंने मैक्सिमम 1 मान ली है, तो वो 1 मुझे यहां लिखने की अब जरूरत नहीं है। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जी करना है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज मिलेगी किस एंगल के ऊपर, ये याद रखिएगा, कितने एंगल के ऊपर मिलेगी, 45 डिग्री के ऊपर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर्मी के आर्टिलरी की बात करते हैं, तो आर्टिलरी वाले क्या होता है, वो जितने भी शेल फायर कर रहे होते हैं उन सब की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं फॉर कांस्टेंट वी नॉट की बात करूं, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, तो इसका मतलब है कि जी भी मेरे पास क्या है, जी इज ऑल्सो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ मेरे पास। तो इसका मतलब है कि रेंज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रख लूं, जी तो कांस्टेंट होता है, तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मैक्स रेंज हमारे पास कब होगी, हमारे पास मैक्स रेंज वह होगी जब, चूंकि एंगल कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लगा हुआ है, साइन के साथ लगा हुआ है। तो जब साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। तो ये जो फंक्शन है ना साइन, इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन थीटा जो है वो साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साथ में 2 थीटा लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एंगल है, 2 थीटा एंगल है। तो साइन 2 थीटा 1 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम रेंज है मेरे पास वो क्या हो गई, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और ये पूरा साइन 2 थीटा किसके बराबर हुआ, 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये तो मैक्सिमम रेंज हो गया, लेकिन इस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 थीटा को यहां रहने दूं, साइन को उठा के वहां ले जाऊं, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा मेरे पास हो जाएगा 90 अपॉन 2, सो दिस बिकम 45 डिग्री। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो एंगल है वो एंगल कितना होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो अगर मैं, ये हो गया 0, ये हो गया 90, सही है, 90 एंड 0, तो 90 और 0 के दरमियान 45 पर मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा उसकी जो भी वेलोसिटी होगी अपनी उस वेलोसिटी पे वो हमेशा कहां जाके गिरेगा, हमेशा मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। ये बात समझ आ गई? तो हमने क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर इस लफ्ज को बड़े गौर से पढ़ना है, फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज, फॉर द ग्रेटेस्ट कवर्ड डिस्टेंस, मैक्सिमम कवर्ड डिस्टेंस। तो जब भी मैक्सिमम कवर्ड डिस्टेंस की बात होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड या मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कवर्ड की बात होगी, तो एंगल हमारे पास हमेशा 45 होगा, या ये कह लो कि साइन 2 थीटा हमारे पास हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। 2 थीटा 1 के बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसको अच्छी तरीके से अपने ध्यान में बिठा लीजिए। ओके, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो मैक्सिमम रेंज का हमेशा मतलब है साइन 2 थीटा 1, मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। यहां पर न्यूमेरिकल के हवाले से एक बात और अहम है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल 2 डिफरेंट एंगल पर सेम रेंज देता है। तो प्रोजेक्टाइल क्या करता है, 2 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सेम रेंज देता है। वो 2 एंगल कौन से है, फर्स्ट करना, अगर पहला एंगल है थीटा 1 और दूसरा एंगल है कितना, थीटा 2, तो वो 2 एंगल, जिन 2 एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा, उन दोनों एंगल के ऊपर हमेशा हमें सेम रेंज मिलेगी। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम किस्म की बात है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट करो, अगर एक एंगल है मेरे पास 60, तो दूसरा एंगल मेरे पास कितना होगा जिसमें सेम रेंज मिले, तो वो होगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री पे मुझे सेम रेंज मिलेगी हमेशा, किसके लिए, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स कर दिया जाए। इसी तरीके से अगर फर्स्ट करें, वो हमें कहता है कि एक एंगल हमारे पास 70 है, तो 70 पे जो रेंज मिल रही है, सेम रेंज हमें कौन से एंगल के ऊपर मिलेगी, हमें 20 पे मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना बनता है, 90। तो जिन 2 एंगल का सम 90 बनता है, याद रखिएगा, उन 2 एंगल के ऊपर हमेशा आपको सेम रेंज मिलेगी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, अगर कभी वो आपको रेंज देता है, इनिशियल वेलोसिटी देता है, और वो आपसे कहता है आप एंगल बताएं, तो याद रखिएगा ये गलती नहीं करनी कि आप एक एंगल बताएं, आपने 2 एंगल बताने हैं। तो आप रेंज की वैल्यू रखें, वी नॉट स्क्वायर की रखें, जी 9.8 होता है। आप सबको सॉल्व करके जो भी एंगल निकालेंगे वो आपका फर्स्ट एंगल होगा। उसके बाद लाजमी तौर पे आपको दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है, और दूसरा एंगल कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। देख लीजिए, आप यहां से समझ लीजिए कि अगर पहला एंगल
मालूम हो गया, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, 90 से माइनस कर लो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड एंगल आ जाएगा। तो लाजमी तौर पे आपने दोनों एंगल कैलकुलेट करने हैं, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब चंद चीजें और समझ लो। वो चंद चीजें क्या है? मिसाल के तौर पे एक चीज तो सबसे पहले ये है कि पॉइंट को मैं लिख देता हूं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल गिव्स सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल, वी नॉट कांस्टेंट। अगर हम वी नॉट को ना छेड़ें, इस वी नॉट को ना छेड़ें, तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल हमें सेम रेंज देता है दो डिफरेंट एंगल के ऊपर। वो दो डिफरेंट एंगल क्या होते हैं? अगर पहले एंगल को θ1 और दूसरे एंगल को हम क्या कहते हैं, θ2, तो जिन दो एंगल का सम 90 होता है, प्रोजेक्टाइल उन दो एंगल के ऊपर सेम रेंज देता है। ये बात अहम है, इसको अपने ज़हन में बिठा लें। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक हमने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे यहां जाके गिर गया। एक प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया कौन से एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये ऐसे जाके ये भी यहां पे जाके गिर गया। तो दोनों की रेंज सेम है। तो अगर एक 30 है और दूसरा 60 है, तो 30 प्लस 60 कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो 30 और 60 पे हमें सेम रेंज मिलेगी, लेकिन इस दौरान 30 और 60 दोनों एंगल के ऊपर वी नॉट को बराबर मेहरबानी चेंज मत करना। वी नॉट को कांस्टेंट रखते हुए 30 और 60 इन दोनों एंगल पे, जिन दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है, आपको हमेशा सेम रेंज मिलेगी, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर एक एंगल है मेरे पास 70 और दूसरा एंगल है 20, तो 70 और 20 में भी आपको सेम रेंज मिलेगी। अगर एक एंगल हो 10 और दूसरा एंगल हो 80, दोनों का सम 90 बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स के ऊपर भी आपको सेम रेंज मिलेगी। ये बात समझ आ रही है? तो वो कौन से दो एंगल है जो सेम रेंज देंगे? ये कंडीशन है, ये दो एंगल। अच्छा, इसमें रेंज सेम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में फर्क है, वो चेंज होगा। देखो ना, ये यहां से गया और यहां जाके गिर गया, तो वो यानी मैं अगर ऐसे कह लूं, फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम ये बात देख रहे हैं कि इसकी हाइट कम है और बड़े एंगल पे हाइट ज्यादा है। फॉर स्मॉल एंगल h इज स्मॉल, h की वैल्यू कम है और स्मॉल एंगल पे ये जल्दी यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो t इज शॉर्ट, या क्या कहना चाहिए, t इज मिनिमम कह लेते हैं, मिनिमम, राइट। तो जब हमारे पास एंगल कम होगा तो कम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैपिटल T लिखा है, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगा हमारे पास और हाइट भी कम होगी। इसी तरीके से फॉर लार्ज एंगल, अगर एंगल की वैल्यू ज्यादा हो तो याद रखिएगा h इज लार्ज, तो हमारे पास हाइट भी ज्यादा हो जाएगी, और चूंकि इतना ऊपर से उठता हुआ यहां की गिरेगा तो टाइम भी ज्यादा लेगा, तो t इज मैक्सिमम। ये आसान आ गई। तो और दो के ये दोनों एंगल आपको सेम रेंज दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों एंगल पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मुख्तलिफ है। बड़े एंगल पे ज्यादा टाइम लगेगा उसी रेंज को कवर करने में, छोटे एंगल पे कम टाइम लगेगा सेम रेंज को कवर करने में। बड़े एंगल पे ज्यादा हाइट पे जाएगा और छोटे एंगल पे कम हाइट पे जाएगा। कौन से दो एंगल? जिन पे दोनों पे सेम रेंज आपको मिल रही है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है जो न्यूमेरिकल के टाइम पे आप अप्लाई करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री की डेरिवेशन है। ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते के ऊपर मूव करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने दो किस्म की डायग्राम बनाई थी। एक किस्म की डायग्राम तो मेरे पास ऐसे थी कि किसी हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो वो यूं कर्व करता हुआ जमीन पर आके गिर गया, ठीक है, याद होगी ये बात। और दूसरी मैंने आपको कुछ ऐसे समझाया था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर अगर किसी एंगल थीटा से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से, तो वो एक कर्व के ऊपर मूव करता हुआ जाके गिरेगा। तो ये जो कर्व है, ये हमारे पास कर्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ट्रेजेक्ट्री, राइट। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन हम करते हैं। बड़ी आसान किस्म की डेरिवेशन है। देखें, डेरिवेशन ऐसे कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो वर्टिकल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू v नॉट y t
टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दें हम इक्वेशन नंबर 1 का। और जो x डिस्प्लेसमेंट है उसकी हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है v नॉट एक्स टी। अब तक आपने इन वीडियोस को देखा हो तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे दोनों से। ठीक है, x क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं, और y क्या होता है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हम कवर कर रहे होते हैं, इसे हम y कहते हैं। एग्रीड? अच्छा, अब जो x है हमारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इससे मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूं। v नॉट x यहाँ पे इक्वेशन की तरफ मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x को मैंने डिवाइड कर दिया v नॉट x से, जिसको फर्दर मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको कि x को तो हम लिखते हैं x, और ये जो v नॉट x है इसको हम क्या लिखेंगे, v नॉट cos थीटा। मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इस t की वैल्यू को उठा के मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर रहे हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 implies that y is equals to v नॉट y हमारे पास किसके बराबर है, v नॉट साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारे पास। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, t के साथ हो रहा है, और t की वैल्यू मैंने क्या निकाली, x अपॉन v नॉट cos थीटा। तो मैंने लिखा हमारे पास x अपॉन v नॉट cos थीटा माइनस 1 अपॉन 2, और साथ में क्या आ रहा है, g है, तो आपने g लिखा, और फिर साथ में क्या है, t स्क्वायर है, तो t की वैल्यू लिखिए, उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। तो t की वैल्यू है x अपॉन v नॉट cos थीटा, और ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस v नॉट से ये v नॉट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है सारी। सो y इज इक्वल टू साइन थीटा न्यूमरेटर में है और cos थीटा डिनोमिनेटर में है। तो आपको समझ में आनी चाहिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। आसान किस्म की बात है। और साथ में ये x है, तो इस x को लिख दीजिए, तो x इंटू टेंजेंट थीटा माइनस आपने 1 अपॉन 2 और g लिखा, इस स्क्वायर को x पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर को v नॉट पे अप्लाई करें, दिस बिकम v नॉट स्क्वायर, और इस स्क्वायर को आप cos पे अप्लाई करें तो दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा। एग्रीड? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू x इनटू टेंजेंट थीटा ही लिख रहे हैं हम लोग, माइनस, अच्छा यहाँ मैं रीजन दे देता हूं आपको कि जो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, जिसको मैंने यहां पर किया कि साइन अपॉन cos को मैंने 10 लिखा है, राइट। तो माइनस 1 अपॉन 2 मैंने लिखा। अच्छा, अब देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है। और मैं ये g अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर लिख रहा हूं। इसे x स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा साइड पे करके लिख दिया, ये x स्क्वायर हो गया। इस g को मैंने यहाँ पे इस डिवाइड की लाइन के ऊपर लिख दिया, तो मेरा ख्याल है ये g अभी भी न्यूमरेटर के अंदर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर के अंदर है। इस तरीके से क्यों लिखा है, इसमें हम आपको कुछ बात समझाना चाह रहे हैं, और वो बात ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस इनिशियल एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया थीटा, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थीटा अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको अगर हम टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो ये पूरी चीज हमारे पास कांस्टेंट के बराबर है। तो इस पूरी चीज को हम ऐसे कर लेते हैं, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जहां कहीं हमारे पास टेंजेंट थीटा लिखा होगा वहां हम क्या लिख देंगे, एक नंबर a लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा जवाब एक कांस्टेंट नंबर आएगा। इसी तरीके से देखें, g की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है 9.8, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और जो एंगल है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। ये जो v नॉट cos थीटा ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, ये तो मैंने थ्योरी में आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है g डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, ये पूरा जवाब भी कांस्टेंट है। तो जहां कहीं ये जवाब आएगा वहां पर इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो नंबर है मेरे पास b। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस किस्म की बन गई कि y इज इक्वल टू मेरे पास x को मैंने लिखा x, ठीक है, और साथ में जो टेंजेंट थीटा है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, तो x इंटू a। उसके बाद मैंने लिखा माइनस 1 अपॉन 2, और ये पूरा जो है g अपॉन वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, b, और साथ में आया x स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे करके लिख लो तरतीब से कि पहले ax माइनस 1 अपॉन 2 bx स्क्वायर। नाउ क्लास यू कैन सी कि बड़ी सीधी सी बात हमारे सामने आ चुकी है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ पे मेरे पास y और यहाँ पे x है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास कितनी है, 2। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा कर्व बनता है। यानी मैं इसको लिख देता हूं कि ये जो इक्वेशन है कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाओगे या नेट पे इसका आप ग्राफ बना के इस इक्वेशन को रखो तो वो ग्राफ प्लॉटर होते हैं, वो प्लॉट कर देंगे, तो हमेशा जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दी इस बात को कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो जो पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कर्व होगा, ये याद रखिएगा। यानी आप ऐसा हो सकता था कि हम आपसे कहते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो कर्व होता है, तो आप ये ऑब्जेक्शन ला सकते थे कि जरूरी नहीं है कर्व हो सकता है कर्व ना हो, लेकिन हमने मैथमेटिकली बात प्रूफ कर दी है कि जब भी मोशन होगी तो जो पाथ है वो हमेशा क्या होगा, कर्व होगा, जो कि मैंने यहां से प्रूफ किया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द प्रूफ दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए कर्व पाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं न्यूमेरिकल से पहले आपको। तो हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बात की थी कि अगर किसी हाइट से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, v0 से हम लिखते हैं, तो वो सारी की सारी वेलोसिटी इनिशियल के x कंपोनेंट के बराबर होगी, राइट। और इस सूरत में इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0। तो याद रखिएगा जब भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे जो भी इनिशियल वेलोसिटी देगा उसको इनिशियल का x कंपोनेंट आपने फौरन से रख देना है, एग्रीड। उसके बाद जहां से आपने प्रोजेक्ट किया, जहां जाकर ये गिरा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इसने कितना कवर किया है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, x से। और इस x का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x हमारे पास किसके इक्वल था, v0 x t के इक्वल था। तो v0 x हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, इनिशियल के x में कन्वर्ट हो गई है। अब सिर्फ मसला किसका रह जाएगा, टाइम का। टाइम मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था कि जितना टाइम उसने प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया एग्जैक्टली उतना ही टाइम वो फ्री फॉल में रहेगा। तो ये टाइम निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि t आपने क्या करना है, आपने अंडर रूट लगाना है, कितना ऊपर से नीचे आ रहा है उस हाइट को या उस वर्टिकल डिस्टेंस को जिसको आपने y लिखा है, डिवाइड कर दीजिए 4.9 से और उसका रूट कैलकुलेट कर लीजिए, तो टाइम आ जाएगा। तो जब भी टाइम निकालना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का या स्ट्रेट नीचे आने का, आप जो भी हाइट होगी इसको 4.9 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लेना, टाइम आ जाएगा, उसको यहां पुट करेंगे, v0 x जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही v0 x होगी, एग्रीड। तो यहां से हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ी थी। दूसरी बात जो है वो आप याद रखिएगा कि जब भी हमें वो बोलेगा कि जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है x, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेगा आप इनिशियल का हॉरिजॉन्टल निकालना, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, एग्रीड। ये भी आसान बात किस्म की बात है। इसके साथ साथ मैंने आपको vy की इक्वेशन बताई थी जो कि था v0 y माइनस gt था, अगर आपको याद हो। तो इस केस में जब वो किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेगा तो इनिशियल का y कितना होता है, हमारे पास 0 होता है। तो ये तो पूरी चीज हमारे पास 0 के इक्वल हो गई। तो vy आपने सिंपल माइनस g को किससे मल्टीप्लाई करना है, t से मल्टीप्लाई करना है। g तो हमें याद होता है कि 9.8 के बराबर है, तो सारी की चीज क्या चाहिए, टाइम। और वो टाइम निकालना कोई इशू नहीं है, ये रहा वो टाइम कि हाइट को 4.9 से डिवाइड करके रूट लेना, जो टाइम है वो यहां पुट करना। नाउ यू विल गेट दी वर्टिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, राइट, और हॉरिजॉन्टल वैल्यू रिमेन्स द सेम। अच्छा, इस केस में जब हमने ग्राउंड लेवल से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी v0 और प्रोजेक्टेड एंगल थीटा से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस कर्व पे मूव करता हुआ जाके यहाँ पर गिरता है। इसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने की हुई है। तो इसमें जो चंद बातें हैं वो याद रखिएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास v0 x होता है, जो कि v0 cos थीटा होता है, सही है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं v0 y, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है v0 sin थीटा के। तो अगर आपको याद हो v0 sin थीटा मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब ये मूव करना शुरू करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास v होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज vx होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास vy होता है। वही बात है कि vx कभी भी चेंज नहीं होगा, जो भी इनिशियल का x कंपोनेंट बन गया हमेशा वही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, एट मैक्स, मैं कर रहा हूं मैक्स हाइट की बात आपसे। तो मैक्सिमम हाइट पे याद रखिएगा जो भी वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगी, x कंपोनेंट बन जाएगी, और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। ये इस बात का सबूत है कि वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया, यानी मजीद प्रोजेक्टाइल ऊपर नहीं जाएगा और वो कहां पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। उसके बाद जब वो मूव करना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम वही कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम उसी तरीके से vx और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम उसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, vy रहेगा। एक दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो जहां से प्रोजेक्ट करते हैं उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जहां वो लैंड करता है उस जगह उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट है जहां पर उसकी v क्या होगी, मैक्स होगी, v की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट या लैंड जहां पे करता है।
अच्छा, जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, जहां जाके ये गिरा है, ये सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसकी डेरिवेशन हमने की है, किसके बराबर था, v नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पुट करनी है, जो प्रोजेक्टेड एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके साइन के साथ कैलकुलेट कर लेना, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो आराम से हमारे पास आर आ जाएगा। यानी आर निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, ठीक है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, इसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने कर रखी है, और वो मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन है v नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें भी हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड द प्रोजेक्टेड एंगल। तो हम आराम से क्या कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे, हाइट कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल दो एंगल के ऊपर सेम रेंज देता है, याद है। यानी एक तो ये हो गया, एक मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैंने ये एक बड़ा एंगल मार्क किया, और इस बड़े एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो ये बहुत बड़ा एंगल बनाता हुआ यहां पर आके गिर गया। तो मैंने आपको बताया था कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्टाइल सेम रेंज देता है। वो दो एंगल कौन से हैं? अगर पहले एंगल को आप कहते हो थीटा 1 और दूसरे एंगल को कहते हो थीटा 2, तो वो दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 होता है, वो आपको सेम रेंज देते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब भी आपको एंगल मालूम करना हो और रेंज गिवन हो, ये देख लेना, इसी फॉर्मूले से होगा। आपने एंगल कैलकुलेट करना है जबकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है और रेंज भी दिया हुआ है। तो आप बड़ी आसानी के साथ जी को वहां ले जाओ, वी नॉट स्क्वायर को वहां डिवाइड कर दो, तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो भी एंगल आएगा वो एक वैल्यू आएगी। हमेशा आपको दो एंगल निकालने हैं। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कैसे निकालने, कि जो एंगल आएगा उसको इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाना, 90 से माइनस करना, यू विल गेट दिस सेकंड एंगल, ठीक है। तो दो एंगल लाजमी तौर पर निकालने हैं। अच्छा, इन दो एंगल के हवाले से एक बात और है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, कि वो एंगल जिसको मैं कह रहा हूँ थीटा 1 जिसकी वैल्यू कम है, और वो एंगल बड़ा एंगल जिसे मैं कह रहा हूँ थीटा 2 जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में तो ये बात तो कॉमन है कि सेम रेंज कवर कर रहा है। लेकिन देखें, अगर एंगल कम होगा तो ये जल्दी रेंज कवर कर लेगा, और अगर एंगल ज्यादा होगा तो ये रेंज उतनी कवर करेगा, बट इट विल टुक द लॉन्गर टाइम। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बहुत ऊपर से उड़ता हुआ आएगा। तो ऑल दो के रेंज सेम है, लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों एंगल में डिफरेंट होगा। तो आप याद रखिएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने इक्वेशन की हुई है, जो कि है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हमने ड्राइव की हुई है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास वही v नॉट ही है, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, ज्यादा टाइम बताना है फ्लाइट का, तो हमें एंगल कौन सा रखना पड़ेगा, हमें लार्जर वैल्यू रखनी पड़ेगी एंगल की। ये अच्छी तरीके से अपने ध्यान में रख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिनिमम बताना है कि कम से कम टाइम में रेंज को कवर कर ले, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी मेरे पास। लेकिन यहां जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, वो स्मॉल वैल्यू वाला एंगल होगा। तो इनमें से वो एंगल जिसकी वैल्यू कम है, उस एंगल को अगर आप यहां पर रखोगे तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, कम से कम टाइम आ जाएगा, ठीक है। और जिस एंगल की, दोनों में से जो भी एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, वो ज्यादा वैल्यू यहां रखोगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। ज्यादा टाइम का मतलब है कि देर से पहुंचेगा, ये याद रखना। ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा टाइम लेगा ना रेंज कवर करने में, और कम टाइम का मतलब है कि जल्दी पहुंच जाएगा। तो जल्दी का पूछे तो ये आपने कम एंगल से कैलकुलेट करना है, ज्यादा पूछे कि कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकता है पहुंचने में, तो आपने बड़ी वैल्यू रखनी है एंगल की। ये अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज हम और देख लेते हैं, और वो चीज है हमारे पास कि फर्ज करें हम एंगल को कांस्टेंट रखते हैं, फॉर कांस्टेंट एंगल, ठीक है। एंगल को हम कर लेते हैं जनाब यानी कांस्टेंट, जो भी एंगल है वो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट एंगल के ऊपर यानी फॉर फिक्स्ड थीटा, एंगल की वैल्यू फिक्स है हमारे पास थीटा, एंड फॉर v नॉट, एंगल की वैल्यू फिक्स थीटा है और वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट है, तो रेंज मेरे पास आ गई v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। अब मेरा मकसद क्या है वो देखो, मैं क्या कह रहा हूं, टू डबल द रेंज। अब मैं रेंज को क्या करना चाह रहा हूं, डबल करना चाह रहा हूं, और मेरे पास जो थीटा है वो तो फिक्स है, तो मैं इनिशियल, ये तो थीटा मेरे पास फिक्स हो गया, ठीक है। मैं इनिशियल वेलोसिटी को कितना चेंज करूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पे स्क्वायर है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को कर देता हूं, नई जो वेलोसिटी v नॉट डैश कर देता हूं, उसको मैं 2v नॉट कर देता हूं, तो मैं देखता हूं रेंज के फॉर्मूले में 2v नॉट पे जब मैं स्क्वायर लगाता हूं, तो ये तो मेरे पास 4v नॉट हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो रेंज तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे अगर मुझे रेंज के फॉर्मूले में एंगल को फिक्स रखते हुए v नॉट की वैल्यू से चेंज करनी है, और v नॉट की वैल्यू ऐसे चेंज करनी है कि रेंज मेरे पास डबल आ जाए, तो मुझे
वी नॉट की वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मैं वी नॉट की वैल्यू को डबल नहीं कर सकता, क्योंकि डबल करने पे, स्क्वायर लगाने पे वो 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो वी नॉट है उसको ऐसे इंक्रीज करना है कि नया वी नॉट क्या होगा, √2 वी नॉट। 2 के ऊपर रूट है, वी नॉट के ऊपर रूट नहीं है। तो अब आप देखिए, जब आप रेंज के फॉर्मूले में √2 वी नॉट पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो मुझे बताइए, बाकी तमाम चीजें मैंने लिखा फॉर्मूले में, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा 2, ये स्क्वायर वी नॉट पे आएगा तो 2 वी नॉट। तो रेंज क्या डबल होती हुई नजर आ रही है? यस, डबल हो रही है। सो इन ऑर्डर टू डबल द रेंज, अगर आपको रेंज को डबल करना है, यू मस्ट इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी √2 टाइम्स। इनिशियल वेलोसिटी को √2 टाइम इंक्रीज करने से हमारी रेंज डबल हो जाती है, अगर हम एंगल को ना छेड़े तो। मेरा ख्याल है ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। सो आई बिलीव कि ये सारी बातें थी प्रोजेक्टाइल की। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि सब बात हो रही थी कि बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 49 मीटर हाई, एट द सेम टाइम अनदर बॉल बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। अब समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक को आपने बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरा दिया और दूसरे को वो कह रहा है उसी वक्त हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी से, 21 मीटर पर सेकंड से। तो वो कह रहा है कि अब ये नीचे है, बॉल ए विल रीच, कौन सी पहले जमीन पे पहुंचेगी? अब आपको पता है कौन सी पहुंचेगी? सी, बोथ बॉल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर रहा है पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड। जमीन पे एक पार्टी फंसी हुई है। इफ द हेलीकॉप्टर ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली जा रहा है और कौन सी वेलोसिटी जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से, वी नॉट से, जो कि वी नॉट एक्स के बराबर है। और हाइट कितनी है हमारे पास? 100 मीटर अबव द ग्राउंड। Where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? कहां जाके स्ट्राइक करेगा पैकेज? अब बताओ इसको करने में क्या मसला है? देखो, आपने बिल्कुल इशारा करना है कि हेलीकॉप्टर हमारे पास, समझो ये गोल सा हेलीकॉप्टर है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है और जमीन से कितनी ऊपर है? ये जमीन से ऊपर है 100 मीटर। अब कहां जाके पैकेज गिरेगा? पैकेज यूं जाएगा और जमीन पे इस तरह जाके गिर जाएगा। याद है? तो ये सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर था? एक्स के बराबर था। और एक्स की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको? ये बताओ मुझे। वी नॉट एक्स और मल्टीप्लाई बाय क्या था साथ में? टी। ये इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने। अब सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ। अब वी नॉट एक्स क्या है? जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होती है ये 40 मीटर पर सेकंड, मैंने नहीं कहा था वो सारी की सारी वी नॉट एक्स होती है। तो वी नॉट एक्स कितनी है आपके पास? ये तो आ गई आपके पास 40। अब रह गया टाइम। टाइम कितना है? कितने टाइम में ये यहां से यहां के गिरा? तो वो टाइम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? स्ट्रेट नीचे आने का टाइम निकालो। और वो मैंने कैसे बताया था कि रूट लगाओ, हाइट कितनी है मेरे पास? 100 और उसको डिवाइड कर दो 4.9 से। तो आप 5 समझ के कर लो इसको। तो मुझे बताओ कितना होगा? 5 1 5, 5 2 10, 2। तो 2 into 10 20। अब 20 का रूट हमारे पास कितना होता है? 20 का रूट हमारे पास कैसे निकालोगे? 2 का रूट कैसे निकालोगे? देखो ना, 16 का रूट हमारे पास कितना होता है? 16 का रूट हमारे पास होता है 4, राइट? और 25 का रूट हमारे पास कितना होता है? वो होता है हमारे पास 5। अब आप मुझे बताओ कि क्या रूट आपके पास आना चाहिए? क्या आपके पास 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा? तो आप इसके दरमियान 20 और 20, देखो ना 16 और 25, तो 4.5 ले लो इसको। क्या ले लो? 4.5। अप्रोक्सीमेट आंसर की तरफ जाना ना। तो अगर आप 40 को मल्टीप्लाई करो 4.5 से, ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहा है 4.4 ले लो, लेकिन जरा मैं 4.5 से जरा आसानी से जरा करना चाह रहा हूं। आप 4.4 से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे बताएंगे कितना हो जाएगा? इस 10 को छोड़ दें, 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4.5 को 2 से करें तो कितना हो जाएगा? 9, 9 2 18, तो ये तो आ गया 18, है ना? 18 और साथ में 0, तो कितना होगा? 180। तो क्या 180 आ रहा है? ये देखो, ये आ रहा है। तो 180.7 उसने लिखा है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। A shot leaves a gun at a rate of 160 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। क्या उस पर गौर किया आपने? कौन सा डिस्टेंस हमें मालूम करना है? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज which could be projected and the height to which it would rise। तो कितनी हाइट पे जाएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 160।
एंगल नहीं दिया हुआ तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस से आप एंगल समझ गए कि 45 होता है और जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम रेंज, फॉर्मूला v0² अपॉन g sin 2 थीटा हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया, याद है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया हमारे पास। अच्छा जनाब, v0 हमारे पास कितना है 160, उसके ऊपर लगाया और g की वैल्यू कह रहा है वो 10 ले लो। अब मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, 16 का स्क्वायर कितना हमारे पास 256, तो 256 साथ में 2 जीरो और डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2560 मीटर्स, ये मेरे पास रेंज आ गई। अब मुझे बताओ हाइट क्या होगी, हाइट का फॉर्मूला क्या है v0² अपॉन 2g और साइन स्क्वायर थीटा, तो v0 है 160 पे स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 और साइन है हमारे पास 45। अच्छा अब ये मुझे किससे बताया 45, भाई ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, एंगल 45 होगा ना, और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, तो मुझे बताओ ये कितना बन जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा 256 अपॉन 2 इंटू 10 और साइन 45 हमने याद किया था 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ऊपर आया स्क्वायर, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये कैंसिल होके अब मैं लिख सकता हूं 25600 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 अब आप मेरा ख्याल है आसानी से कर रहे हो, 2 1 2 2 1 2 2 4 जा 2 2 जा 4, तो 1 में से 6 तो 2 8 जा 16 और साथ में हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और साथ में जीरो एज इट इज, तो हमारे पास बन रहा है 640 मीटर। नंबर 26, shortly began at a rate of 160 मीटर पर सेकंड, the greatest distance to which it could be projected, अभी हमने किया, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, तो 2560, लेकिन उसमें हाइट भी पूछी थी, इसमें हाइट नहीं पूछी, इसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या करता है, अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन बातें और भी दरम्यान में पूछ लेता है बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए, अच्छी बात है, बट आप देख सकते हैं कि एनटीएस के लिहाज से, आपके लिहाज से एक वक्त में एक क्वेश्चन है, वो आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, 16 का आपने स्क्वायर निकाला और डिवाइड बाय जी किया हुआ हमने, ओके क्लास डन। 26 31 क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू अटेन द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए कौन से एंगल पे, यस 45, बी ऑप्शन, गुड, ओके। इसके नीचे एक और क्वेश्चन मिल गया मुझे, A player throws a ball at an initial velocity 36 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, the maximum distance that the ball can reach, maximum distance, assume ball is caught at the same height, ये वो खास बात है जो मैंने आपको अभी थ्योरी के टाइम भी पढ़ाई कि जहां से फेंका वही पकड़ा है, ये लफ्ज बहुत अहम होता है, ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, इट वाज रिलीज, तो कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, तो फॉर्मूले से कर लो, v0 कितना है 36, 132 एक स्टूडेंट ने कर लिया, गुड, तो 36 का हमारे पास स्क्वायर और v0 स्क्वायर अपॉन g 9.8, हाँ भाई 36 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर लेने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, कैसे करते हैं स्क्वायर कैसे लेते हैं, तो इसको 9.8 को तकरीबन तुम अगर 10 समझ लो है ना, और 36 का तुम स्क्वायर निकाल लो, तो पॉइंट को एक डिजिट मूव करना है, तो आसानी से मेरा ख्याल है 132 आ जाएगा। नंबर 21, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री कर रहे हैं, with a velocity 9.8 मीटर पर सेकंड, horizontal range will be, आप 45 को अंदर मैक्सिमम रेंज, आप चाहो तो इस एंगल को इस्तेमाल करो, चाहो तो ना करो, ठीक है, तो 45 टू जा फिर 90 होता है, sin 90 का मतलब होता है 1, तो v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, तो v0 स्क्वायर 9.8 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8, तो 9.8 ही बना ना, समझे मेरी बात, क्या फॉर्मूला हमारे पास, v0 के ऊपर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है g, ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, क्योंकि 45 के ऊपर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है, तो v0 का मतलब है कि 99.8 जो मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, ये v0 पे स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय g कितना है, वो भी 9.8 है, तो एक 9.8 से एक 9.8 क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो 9.8 मीटर्स। 34, an apple is thrown with a speed of 30 मीटर पर सेकंड in a direction 30 degree above the horizon, okay, find its horizontal range, horizontal range का फॉर्मूला लगाइए, horizontal range ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपके पास है 30 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास रेंज का, v स्क्वायर लिख रहा हूं, टाइपिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, तो v0 स्क्वायर अपॉन g आपके पास, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, sin 2 और
एंगल। चले जी, तो 30 का स्क्वायर कीजिए और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 और साइन आपके पास जो है वो 2 इंटू 30 डिग्री तो साइन 60 हो जाएगा। सो आपके पास जो रेंज आ रही है वो आ रही है, कितनी आ रही है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 एंड डिवाइडेड बाय है आपके पास 9.8 और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो है साइन 60। समझ में आ रही है साइन 60, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल है, तो जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है, तो साइन 60 हमारे पास कितना होता है, हाँ भाई, √3/2। सो दैट विल बी, अब रूट कैसे लगाएंगे यहाँ पे, तो रूट में आपके पास कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है काफी दफा मैंने देखा है ये क्वेश्चन, आगे सालों में भी देख लेंगे कहां पर आ रहा है। 17 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जहां से हमने इसको प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही है। टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न, जब दोबारा जमीन में गिरता है तो x r के बराबर रेंज के बराबर होता है और वर्टिकल डिस्टेंस दोबारा 0 रहता है, इज कॉल्ड। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहलाता है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यही है ना, सिंपल इज दैट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। 26 27 दोनों क्वेश्चन है। 26 मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है वो क्या कहलाता है, बच्चों वाले क्वेश्चन है तो तुम लोगों के लिए। यस, ऑप्शन ए रेंज होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, पहले तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, नहीं होता, याद है, ए एक्स मैंने लिखा था 0, तो ए वाई जो है यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -g के। तो मैंने is less than the gravitational acceleration, no, is equals to gravitational acceleration, yes, is more than, no, has no relation with the gravitational acceleration, क्यों नहीं relation, B ऑप्शन है, is equals to the gravitational acceleration। याद है ना आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, याद है मैंने लिखा था a y लिखा था, तो किसके बराबर लिखा था, is equals to माइनस और g के बराबर। तो y का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, a का मतलब एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के बराबर है। In order to attain maximum range of the projectile must be launched at an angle, आप बताओ यार कौन सा एंगल है मैक्सिमम रेंज के लिए, to attain the maximum range of the projectile। इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। अरीबा यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी है, Saad throws a ball at an initial velocity of 42 meter per second, calculate the maximum distance the ball can reach assuming the ball caught at the same height at it was released। का मतलब ये कि बिल्कुल वही कर्व बना रहा है, समझ आ रही मेरी बात, कि ये अगर एक लाइन है तो यहां से अगर हमने प्रोजेक्टाइल को उसको रिलीज किया तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से गया और यहां जाके गिर गया इधर, तो जहां से हमने उसको फेंका था इस पॉइंट से और जहां जाके हमने उसको पकड़ा तो सेम हाइट के ऊपर पकड़ा, यानी जमीन से उसकी हाइट सेम है। अगर फर्स्ट करो किसी हाइट से हम ये काम कर रहे हैं तो ये हाइट बिल्कुल सेम है, राइट, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है। चलो बताओ भाई मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको एंगल को छोड़ दें क्योंकि 45 है, 45 टू 90 होता है, तो v स्क्वायर अपॉन जी, 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ओके, 45 का 45 कह रहा हूं 42, अगर ये 42 है, 42 का स्क्वायर करें उसको डिवाइड कर दें इससे, तो मेरा ख्याल आसान है, ये आप कर सकते हैं। 33 a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizon, what is the height to which it rises। अब हाइट का फॉर्मूला लगा लीजिए, याद है हाइट का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा, अगर मेरी बात याद है आपको कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाइट हमारे पास किसके बराबर है, v नॉट का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2g, तो 2 हमारे पास और g हमारे पास 9.8, ठीक है क्लास। और साइन जो है हमारे पास वो कितना है 30 डिग्री, तो साइन जो है वो 30 डिग्री लीजिएगा पहले और फिर उसका होल स्क्वायर ले लीजिएगा, तो आपको पता है साइन 30 हमारे पास कितना होता है 0.5, 1/2,
तो 1/4 हो जाएगा। तो ये सारी कहानी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको 900 ले लीजिए, 900 वी नॉट स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 9.8 को मैं 10 ले लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, और मल्टीप्लाई बाय ये जो sin 30 है 1/2 है तो 1/4, तो डिवाइड में मेरे पास एक 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कर लीजिए, इसको 10 से करेंगे, 0 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ऑलरेडी कितना आ जाएगा 90। तो 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा 45, और अगर आप 45 को 4 से करें तो आसानी से हो जाएगा, 4 10s are 40, तो 4 11s are, तो 11 point समथिंग 11.5। आई बिलीव आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। 14, a bomb is dropped from an airplane moving horizontally, okay, एयरप्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है with a speed of 200 km/h, तो 200 km/h को मीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। The bomb will reach the ground in 5 seconds, 5 सेकंड में बॉम्ब जमीन पहुंच जाता है। When the altitude of the plane is approximately, तो altitude कितना होगा, ये बिल्कुल उसको जो मैंने आपको करवाया था याद है कि कितने टाइम में जमीन पे कोई चीज पहुंचेगी प्रोजेक्टाइल में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अंडर रूट लगाइए और उसकी हाइट को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, क्लास 4.9 से, याद है आपको। तो इतने टाइम में पहुंचेगा, वो टाइम तो उसने दिया वो 5 सेकंड, तो ये रूट हटाएं, यहाँ पे टाइम की जगह 5 रखें, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 25, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, अब ये 4.9 डिवाइड है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि रूट तो हट चुका है। तो दिस इज गिव यू हाइट, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4.9 को 5 समझ लो। इफ दिस इज 5 तो 25 5 से कितना होता है, जी हाँ आसान क्वेश्चन है इसमें, हाँ इशू नहीं है, बस ये बातें याद रहनी चाहिए आप लोगों को मेरी। अच्छा, the angular projection of projectile for which it is maximum height is equals to 4th of its horizontal range। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें स्टूडेंट को मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, डू एज डायरेक्टेड, जैसा वो कह रहा है वैसा आप कर दें, दैट्स इट। द एंगुलर प्रोजेक्शन फॉर व्हिच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू 4th of its horizontal range। हाँ ये एक वैसे एक रिजल्ट भी है, इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी याद कर लेना चाहिए, ठीक कह रही है कि जब एंगल 45 होता है ना, यानी मैक्सिमम रेंज होती है, तो याद रखिएगा उस वक्त जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हॉरिजॉन्टल रेंज का 4 टाइम्स होती है, राइट। यानी ये 45 डिग्री के ऊपर जब मैक्सिमम होता है उस वक्त हमारे पास G18, projectile must be launched at which angle with the horizontal to attain maximum range। मैक्सिमम रेंज के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए आपको पता है, 45 होना चाहिए। गुड। प्लेयर थ्रो तो इनिशियली 36 पर है, ये भी हम लोगों ने कर लिया था, आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया था, ठीक है। A particle projected at an angle of 45 with the velocity of 9.8 meter per second, the horizontal range v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम है ना 45 का मतलब मैक्सिमम है, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन जी करेंगे 9.8 आ जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो 45 पे कर रहे हैं, 9.8 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो 9.8 आ जाएगा। 28, फुटबॉल है, ग्राउंड पे रेस कर रहा है, उसको किक मारी हमने, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, v नॉट, लॉन्च एंगल है 30 डिग्री, कैलकुलेट द टोटल टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम। अब आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है 2 v नॉट sin थीटा अपॉन g, तो 2 v नॉट आपके पास कितना है 10, तो 2 into 10 20, sin थीटा आपके पास कितना है 30, sin 30 कितना होता है 0.5, तो 2 और 0.5 तो गया, तो 10 हो गया अपॉन g, 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो तकरीबन 1 सेकंड है, तकरीबन 1 सेकंड, क्योंकि 9.8 को 10 समझ लो तो 1 सेकंड, ठीक है। 0.5 बहुत कम हो जाएगा, it should be 1 second।